नमस्कार देशवासियों। अभी आपने एक नया मामला, गंभीर मामला देश में, दुनिया में सुना होगा, अतुल सुभाष का मामला। अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया ये दोनों पति और पत्नी थे। फेसबुक फ्रेंडशिप उन्होंने आपस में बात की और बात करने के बाद आपस में उन्होंने ज्वाइन होने के बाद, सलाह करने के बाद, आपस में तालमेल मिलाने के बाद शादी की। और शादी करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश भी की। अतुल सुभाष जी ने अच्छी जॉब, अच्छा परिवार और एक अच्छी बीवी समझ के उन्होंने शादी की। अब बेंगलुरु से और जौनपुर का जो मामला, ऐसा क्या हुआ जो अतुल और निकिता का जो ये मामला आपस में फूट परस्ती में होता दिखाई दिया। यूं तो कही जाए कि अतुल एक होनहार अपने माँ बाप का बच्चा था, जिसका सारा दारोमदार फैमिली पर था, फैमिली के रेख देख पे था और परिवार का सिस्टम उसी स्तंभ पे खड़ा था जिसे हम अतुल सुभाष कह रहे हैं। मामला कुछ और तरीके का नजर आया और एक इंसान क्यों अपने प्राण निकालेगा। इस देश के अंदर कुछ कानून इस तरीके के बनाए गए हैं कि अपराधी ना होने के बाद भी वो अपराधी की श्रेणी में आ जाता है, जैसे अतुल सुभाष। अब वो क्यों अपराधी बना, क्यों ऐसी विचारधारा अपने मन में लेके आया कि उसे अपने आप को, अपने शरीर को आत्महत्या करने पर वो मजबूर हुआ। एक सेक्शन ऐसी है महिला एक्ट में जो इंसान के दिल और दिमाग पर अटैक डालती है। वो सेक्शन है 498A, यानी 498A। ये ऐसी एक धारा है कि अच्छे खाते विवाहित जीवन को त्राहिमाम मचा दे। निकिता जी ने पहले तो शादी की, उसके बाद फिर उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? जब दोनों पक्षों के समझौते पर दोनों ने शादी की, पारिवारिक मामले को बनता हुआ देखकर उधर से भी, लड़की वालों की तरफ से भी, निकिता की तरफ से भी और अतुल सुभाष की तरफ से भी, दोनों पक्षों में मेल जोल हुआ और शादी हुई। शादी के कुछ समय बाद इस घटना को अंजाम देना, ये एक अलग चीज। डोरी सेल का मामला लगता है। डोरी सेल मतलब दो पक्षों में अगर विवाद होने लगता है, पारिवारिक विवाद होने लगता है, कारण चाहे कोई भी हो पारिवारिक। अब ऐसा तो नजर नहीं आ रहा था, ना कोई ऐसा एलिगेशन नजर आ रहा था कि अतुल किसी गलत काम के अंदर, एक अच्छी पद प्रतिष्ठा पे वो नौकरी कर रहे थे बेंगलुरु में। अपने माँ बाप के दो बच्चे, दो भाई हैं। अतुल बड़ा भाई है और बेंगलुरु में अच्छी पोस्ट और अच्छी पद प्रतिष्ठा पे वो काम कर रहे थे। और ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों में बीच में दरार आकर पड़ गई और निकिता अलग और अतुल अलग। फिर आता है मामला कानून के दायरे का। किसी महिला के विरोध में नहीं बोल रहा, सिर्फ इंस्पेक्शन जो हमने किया उसमें जो हमें नजर आया, हम उसके हिसाब से बात करते हैं, संविधान के तहत बात करते हैं। तकरीबन 70% महिलाएं वो जो अपराधी तत्व काम कर रही हैं महिला एक्ट को लेके, और खास करके 498A को लेके, वो महिला जो इस सेक्शन को लेकर उत्पीड़ना, गलत तरीके से पारिवारिक संबंधों को नष्ट करना, उस चीज के पर यह आधारित है, वो सेक्शन लगाना। ये कैसा इंसाफ है?
क्या महिलाओं को ही ये उपलब्धि दी गई है कि वो किसी पे भी एक्शन करवा दे, चाहे वो उनके हस्बैंड ही सही, पारिवारिक ही सही। भारत में ऐसे बहुत से केस ऐसे हुए हैं जिन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, 30% महिलाओं को जो अन्याय सह रही हैं, अनर्थ सह रही हैं, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो अपराधी तत्व मामले हैं, वो महिलाएं जिन्हें अदालतों में भी न्याय नहीं मिलता। हमारे पास ऐसी महिलाओं की पुख्ता डिक्शनरी है, हम वो शो कर सकते हैं, हमने इंस्पेक्शन किया उसके ऊपर। और ऐसी भी महिला हैं जो झूठा कहकर उन्हें अपराध के रास्ते पे ले आती हैं और कानून भी और अदालतें भी उनकी ही सुनती हैं। 498 की जो सेक्शन है उसमें 3 साल का कारावास और साथ में जुर्माना भी है। इतनी उत्पीड़ना देना, इतना दर्द देना, कोई अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, सिर्फ महिला अपराध। अब वो झूठ है, सच है, वो क्या है? अगर महिला ने कोई एलिगेशन लगा दिया किसी पुरुष के ऊपर तो समझ लीजिए कि वो अपराधी हो गया। 30% महिला वो हैं जिन्हें सच में अपराध का रास्ता जो होता है, जो उनके साथ घटनाएं घटती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता। वो अदालतों के चक्कर काट काट के अपने आप को तारीख पे तारीख भुगतती फिर रही है, न्याय नहीं मिलता उनको। महिला एक्ट के अंदर चाहे जितनी मर्जी धारा लगी हो, अदालतें महिलाओं की सुनती हैं। वो अपराधी तत्व महिलाएं जो बिना बात में पुरुष को किसी भी मामले में फंसा देती हैं। अतुल का भी मामला ऐसा ही हुआ। अतुल ने अपने परिवार को संजोया और समय अनुसार ठीक तरीके से उन्होंने अपने परिवार को लेके भी चले। अपने परिवार को मतलब कहने का है कि वो लेके भी चले। अगर बुरा आदमी होता तो समझौता नहीं होता और शादी भी नहीं होती। निकिता सिंघानिया कहीं और होती और अतुल सुभाष कहीं और होते। अच्छी पद प्रतिष्ठा पे, अच्छी पोजीशन पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। निकिता जी ने झूठा एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि भाई हमें उत्पीड़ना दी जाती है, हमारे साथ बदसलूकी की जाती है। अगर उत्पीड़ना की जाती तो वो इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लेते अतुल जी? क्यों अपने शरीर को नष्ट करते और क्यों ऐसी अपने वीडियो को वायरल करते जिस तरीके का वीडियो आज सारा भारत देख रहा है। अभी जो सामने एक पोजीशन मीडिया में दिखाई गई, उनके परिवार के लोग, उनकी मदर, उनका भाई एक 2 पहिए की बाइक पर सवार होकर फरार हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसी घटना घटी है जो उन्हें महसूस हो रहा और वो फरार हो रहे हैं। बेंगलुरु से जौनपुर का जो मामला, तकरीबन 40 से 50 बार का रन तय करना और अदालत के अंदर उसका जो एलिगेशन है जज साहिबा के ऊपर 5 लाख रुपए की डिमांड करना, अदालत के अंदर जो कार्यरत लोग हैं उनका 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक की डिमांड करना, ये कैसा न्याय है और कैसी कानून व्यवस्था है? संविधान में तो ऐसा है नहीं। अगर वो किसी को बिना सबूत के, बिना एविडेंस के अपराधी बनाने में उस अप्लायर के साथ जिसने केस अप्लाई किया, चाहे वो महिला है, साथ खड़ी हुई दिखाए, तो ये अपराध से भी बढ़कर एक ऐसी विडंबना है कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था का नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर कहां जाएगा व्यक्ति? अदालतों पर तो विश्वास रखता है। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता तो वो अदालतों में विश्वास रखता है। अतुल को भी ऐसा ही लगा कि शायद मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन चूंकि अप्लायर उनकी मिसिस थी निकिता, तो उनको न्याय नहीं मिला। सुनवाई उन्हीं की तरफ से और उन्हीं के पक्ष की जाती थी क्योंकि वो महिला है। अब वो झूठ है या सच है ये तो अतुल को ही पता होगा या खुद निकिता को। और जो निकिता के परिवार की जो उत्पीड़ना थी, उसके भाई की,
उसकी मदर की और उनके एक अंकल की, जिनका कहना है कि अभी उनसे पूछताछ की मीडिया ने तो उन्होंने कहा कि अभी निकिता नहीं है, निकिता आएगी तो वही सच को सामने लेके आएगी। अगर वो ऐसा कोई सच बोलती भी है तो क्या ये मान लिया जाए कि अतुल सुभाष गलत थे? अगर वो गलत थे तो उन्होंने आत्महत्या को अंजाम क्यों दिया? क्यों मौत के मुंह में गए? और क्यों ऐसा बखान किया जिसमें जज साहिबा भी दायरे में आए और पूरा स्टाफ कोर्ट का? फिर उनको फरारी काटने की जरूरत क्या थी? अगर वो न्याय के प्रतीक अपील में गए थे, अपनी बहन बेटी को लेकर कानून व्यवस्था में गए थे, अतुल को मतलब अरेस्ट करवाने के लिए गए थे, उस पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट में वो अपील में गए थे, तो फिर क्यों फरारी काट रहे हैं वो लोग? क्या है ऐसा? उनको मीडिया से रूबरू होना चाहिए। जो पुलिस की टीम बेंगलुरु से जा रही है, जौनपुर की जो पुलिस है, उनसे रूबरू होना चाहिए। क्यों भग रहे हैं? अभी पता ही नहीं है कि कहां पर निकिता है और कहां उसकी मां है, कहां उसका भाई है और कहां वो अंकल जिसके पर अतुल ने सीधा एलिगेशन लगाया है। महिला एक्ट को लेकर पूरा भारत ऐसे झटके को महसूस कर रहा है। कोई भी महिला किसी भी पुरुष के ऊपर एकदम से उंगली उठा देती है, चाहे वो पुरुष ने अपराध किया है या नहीं किया है। हम इस चीज को नहीं कहते कि महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहे हैं, महिलाओं पे अपराध होते हैं, लेकिन जिन पे अपराध होते हैं उनको न्याय नहीं, और जो झूठा एलिगेशन लगा के महिलाएं पुरुषों को फंसाती है उनके पर सुनवाई। ये तो संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है, व्यवस्था खराब है। क्यों उस पुरुष ने अपने शरीर को नष्ट किया? क्यों इस तरीके की वाणी बोल रहा है वो कि मैं अपने शरीर को नष्ट करने जा रहा हूं, अपने आप को मारने जा रहा हूं, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, मेरी सुनवाई नहीं होती, मेरा वीडियो वायरल नहीं होता, तो मेरी अस्थियों को गटर में डाल देना, और अगर न्याय मिलता है तो फिर विधि अनुसार उसका गंगा जी या जमुना जी में निवारण करना। तो हम कानून से, सरकार से, खास करके इस भारत देश की जो लोकसभा के अंदर बैठे हमारे नेतागण हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, उनसे विनती करते हैं कि जरा पुरुषों पे भी ध्यान दे लीजिए। सब जगह तो पुरुष भी गलत नहीं है। संविधान में अगर है भी महिला की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, तो इस पे जांच होने का तरीका, सिस्टम चेंज होना चाहिए। बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से पुरुष आत्महत्या करते रहेंगे जिन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जो बेगुनाह होने के बाद भी उन्हें फंसा दिया जाता है। हम इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप किसी की अवहेलना नहीं करता, कानून की अवहेलना नहीं करता, हम कानून की इज्जत करते हैं। हमारा देश का स्तंभ न्यायपालिका पे जुड़ा हुआ है, पूरे देश का। अब चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, जो भी हो, अपराधी अपराधी है। अगर अपराधी महिला है तो महिला को सजा मिलनी चाहिए, ना कि पुरुष को। उसकी जांच ठीक तरीके से होनी चाहिए। अगर जांच ठीक तरीके से हुई होती तो आज अतुल हमारे बीच में होता, अपनी मां, अपने पिताजी के पास होता, अपने भाई के पास होता। इतनी उत्पीड़ना, 3 करोड़, 1 करोड़, पहले 20,000 रुपए महीने के, फिर 40,000 रुपए महीने के, जो पुरुष अपनी मिसिस को अलग रहने के बाद 40,000 रुपए महीने की दे रहा है और उसके बावजूद भी उत्पीड़ना दी जा रही है, ये कैसा न्याय है? और कानून व्यवस्था के अंदर वो अपराधी नहीं, कोई एक भी उसने मिसिंग की हो डेट, तो माना जाए कि भाई उसकी डेट मिसिंग है, कहीं ना कहीं कोई मिस है। वो हर डेट पे बेंगलुरु से जौनपुर गया, तकरीबन 40, उसका बखान है, उसका कहना है कि जज ने उसको इग्नोर किया और जज ने कहा, मुस्कुरा के कहा कि अगर मरना है तो मर भी जाओ, ऐसा कुछ कहा। 5 लाख रुपए की रिश्वत
सच है या झूठ है, ये जांच का विषय है। निकिता के आने का विषय है। वो आए, वो बताए तो सही आके। भगने से समाधान नहीं है। अगर वो महिला ठीक है और एक पुरुष ने कुछ ऐसी गलती की है जो अपनी जान तक की परवाह ना करके अपनी जान गंवा कर बैठ गया, अपने आप को उसने मार लिया। एक मां ने, एक बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया। और अगर वो ठीक होते तो फरारी नहीं काटते, सरेंडर करते, अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। ये कानून के खिलाफ जाता है। कानून की व्यवस्था को खराब किया जाता है, अवहेलना की जाती है। जो इतने दिन ये मुकदमा चला अतुल का और निकिता का, इतने समय तक उसमें अदालत का टाइम भी खराब हुआ और किसी बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से भारत देश के सभी लोकतंत्र में बैठे नेताओं से, न्यायपालिका में बैठे जजिसों से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और देश की जनता से एक विनती करूंगा कि इस अनर्थ को रोका जाए और पुरुषों के लिए भी एक कानून बनाया जाए जो वो अपनी बात रख सके जैसे महिला रखती है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।